हम 3 जिगरी दोस्त थे, मैं, राहुल और विक्रम। हम तीनों कॉलेज के समय से साथ थे। राहुल थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान था, जिसे छोटी छोटी बातों पर वहम हो जाता था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। वहीं विक्रम निडर था, उसे एडवेंचर का शौक था और उसे लगता था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे डरना चाहिए। और मैं, जैसा कि मैंने बताया, हर चीज में लॉजिक ढूंढने वाला इंसान। हफ्ते भर की थकान उतारने के लिए हमने प्लान बनाया कि हम पुणे से दूर किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे, लेकिन हम हाईवे या भीड़ भाड़ वाले रास्ते से नहीं जाना चाहते थे। विक्रम ने सुझाव दिया कि हमें एक ऑफ रोड ट्रिप प्लान करनी चाहिए, किसी ऐसे रास्ते से जहां प्रकृति हो, शांति हो और कोई शोर शराबा ना हो। हमने तय किया कि हम शुक्रवार की शाम को ही निकल जाएंगे, ताकि रात का सफर हो और सुबह तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। अगर हमें पता होता कि वो रात कभी खत्म नहीं होने वाली थी, तो शायद हम घर की दहलीज पार करने की हिम्मत भी नहीं करते। हमने विक्रम की एसयूवी गाड़ी ली, क्योंकि वो लंबी दूरी और खराब रास्तों के लिए सबसे बेहतर थी। रात के करीब 10 बजे हम पुणे से निकले। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और हम हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ा रहे थे। गाड़ी में संगीत बज रहा था। हम तीनों पुरानी बातें याद करके हंस रहे थे और आने वाले वीकेंड को लेकर बहुत उत्साहित थे। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर रोड ट्रिप की शुरुआत में होता है। करीब 2 घंटे ड्राइव करने के बाद विक्रम ने गाड़ी की रफ्तार कम की। उसने मैप देखते हुए कहा कि अगर हम मेन हाईवे छोड़कर उस पुराने जंगल वाले रास्ते से जाएं, तो हम अपनी मंजिल पर 2 घंटे पहले पहुंच सकते हैं। राहुल ने टोकते हुए कहा कि यार, रात का समय है, हमें मेन रोड से ही चलना चाहिए, अनजान रास्तों पर जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन विक्रम ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि तुम हमेशा डरते रहते हो, गाड़ी में चला रहा हूं और मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। मैंने भी सोचा कि जल्दी पहुंच जाएंगे तो आराम करने का ज्यादा समय मिलेगा, इसलिए मैंने भी विक्रम की बात का समर्थन कर दिया। और यही हमसे सबसे बड़ी गलती हुई। विक्रम ने गाड़ी को स्टीयरिंग घुमाते हुए एक पतली और पुरानी सड़क की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही हमारी गाड़ी उस रास्ते पर उतरी, माहौल एकदम से बदल गया। हाईवे की पीली रोशनी अब गायब हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा था। उस सड़क पक्की नहीं थी, बल्कि टूटी फूटी और पत्थरीली थी, जिस पर गाड़ी चलने से काफी आवाज हो रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने और ऊंचे पेड़ थे, जिनकी डालियां ऊपर आपस में मिल रही थी, जैसे कि उन्होंने आसमान को ढक लिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी काली गुफा के अंदर जा रहे हों। शुरुआत के 15-20 मिनट तक तो हम बातें करते रहे, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी के अंदर भी सन्नाटा पसरने लगा। बाहर का अंधेरा इतना गहरा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी कुछ ही दूरी तक देख पा रही थी। दिसंबर की ठंड और जंगल की हवा ने मिलकर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी थी। मैंने नोटिस किया कि मोबाइल का नेटवर्क अब पूरी तरह से जा चुका था। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर बस एक गोल चक्का घूम रहा था। विक्रम, तुझे यकीन है ना कि यह रास्ता सही है? राहुल ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा। उसने अपनी जैकेट को कसकर लपेट रखा था। विक्रम ने शीशे में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे रिलैक्स कर भाई, मैंने मैप पर देखा था। यह सीधा रास्ता है जो जंगल को पार करके दूसरे हाईवे से मिलता है। बस थोड़ी देर की बात है। लेकिन वो थोड़ी देर बीतती गई और जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। करीब 1 घंटा बीत चुका था और हमें दूर दूर तक कोई और गाड़ी, कोई इंसान या कोई रोशनी नहीं दिखाई दी थी। सिर्फ हमारी गाड़ी थी जो उस वीरान उबड़ खाबड़ सड़क पर रेंग रही थी। तभी अचानक गाड़ी के सामने घना कोहरा छाने लगा। कोहरा इतना घना था कि अब सड़क देखना भी मुश्किल हो रहा था। विक्रम को गाड़ी की स्पीड बहुत कम करनी पड़ी। वाइपर चलाने के बाद भी सामने कुछ साफ नहीं दिख रहा था। सन्नाटा इतना था कि हमें अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक गाड़ी का बायां टायर किसी बड़े पत्थर या गड्ढे में जोर से लगा। गाड़ी बुरी तरह हिली और इंजन एक अजीब सी आवाज करके बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं और हम तीनों उस घने जंगल के बीच घुप अंधेरे में कैद हो गए। ये क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। शायद टायर किसी चीज से टकराया है, विक्रम ने झुंझलाते हुए कहा और गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने खटर पटर की आवाज की
लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। विक्रम ने फिर से चाबी घुमाई, लेकिन नतीजा वही रहा। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाहर का अंधेरा गाड़ी के शीशों को चीरकर अंदर झांक रहा था। लाइट्स ऑन कर, केबिन लाइट्स ऑन कर, राहुल ने डरते हुए कहा। मैंने ऊपर हाथ बढ़ाकर केबिन की लाइट जलाई, लेकिन वो भी नहीं जली। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी की पूरी बैटरी ही डेड हो गई हो। अब हमारे पास सिर्फ हमारे मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी थी। मैं नीचे उतरकर देखता हूं कि क्या हुआ है, विक्रम ने दरवाजा खोलते हुए कहा। पागल है क्या? बाहर मत जा, पता नहीं कैसा इलाका है। राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए रोका। अरे डर मत, बस बोनट खोलकर चेक करना है। ऐसे बैठे रहने से गाड़ी ठीक नहीं होगी। विक्रम ने अपना हाथ छुड़ाया और मोबाइल की टॉर्च जलाकर बाहर निकल गया। मैं भी अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकला ताकि विक्रम की मदद कर सकूं। जैसे ही मैंने पैर जमीन पर रखा, मुझे महसूस हुआ कि वहां की ठंड सामान्य नहीं थी। वो ठंड हड्डियों को गला देने वाली थी। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, पत्तों के हिलने की भी आवाज नहीं थी। ऐसा सन्नाटा मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। विक्रम बोनट खोलकर इंजन चेक कर रहा था। मैंने मोबाइल की रोशनी चारों तरफ घुमाई। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम दूर खड़ा इंसान भी शायद दिखाई न दे। जंगल के पेड़ कोहरे में किसी दानव की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। क्या लगता है विक्रम, क्या हुआ है? मैंने पूछा। मेरी आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज गूंजी। बैटरी के तार तो ठीक लग रहे हैं, इंजन भी गर्म नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि अचानक बंद क्यों हुई, विक्रम ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। इतनी ठंड में भी उसे पसीना आ रहा था। शायद वो भी अब घबराने लगा था, हालांकि वो दिखा नहीं रहा था। तभी राहुल, जो अभी भी गाड़ी के अंदर ही बैठा था, उसने शीशा नीचे किया और बहुत धीमी आवाज में बोला, अभिजीत, विक्रम, चुप हो जाओ। हम दोनों ने उसकी तरफ देखा। राहुल का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और वो अपनी उंगली होंठों पर रखकर हमें चुप रहने का इशारा कर रहा था। उसकी आंखें गाड़ी के पीछे की तरफ अंधेरे में कहीं टिकी हुई थीं। क्या हुआ? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। वहां उस पेड़ के पास मैंने किसी को देखा। राहुल की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने हंसने की कोशिश की। अरे तुझे वहम हुआ होगा, यहां कौन होगा इस वक्त? नहीं विक्रम, मैंने सच में देखा। कोई खड़ा था वहां और वो हमें ही देख रहा था। राहुल की हालत खराब हो रही थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई जिधर राहुल इशारा कर रहा था। रोशनी कोहरे को चीरती हुई एक पुराने सूखे पेड़ तक गई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सूखी डालियां और झाड़ियां थीं। देख, हम कोई नहीं है वहां, तू बस फालतू में डर रहा है, विक्रम ने कहा और वापस बोनट की तरफ मुड़ा। लेकिन तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज पत्तों के चरमराने की थी, जैसे कोई भारी कदमों से सूखे पत्तों पर चल रहा हो। छर्र छर्र छर्र। आवाज गाड़ी के पीछे से ही आ रही थी, उसी दिशा से जहां राहुल ने इशारा किया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने विक्रम का हाथ पकड़ा। विक्रम, सुन, आवाज आ रही है। विक्रम भी एकदम शांत हो गया। हम तीनों ने सांस रोक ली। वो आवाज धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारी तरफ आ रही है। कौन है वहां? विक्रम ने जोर से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, बस कदमों की आवाज रुक गई। फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भारी और डरावना था। अचानक गाड़ी की छत पर कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से कूदी हो। गाड़ी पूरी तरह से हिल गई। राहुल अंदर से चीखा। हम दोनों, मैं और विक्रम, घबराकर पीछे हटे। गाड़ी के अंदर चलो जल्दी, मैं चिल्लाया। हम दोनों ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर कूद गए। मैंने दरवाजा लॉक किया और हम तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। हमारी नजरें गाड़ी की छत की तरफ थीं। ऊपर से खुरचने की आवाज आ रही थी। क्रीच क्रीच, जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से गाड़ी की धातु को छील रहा हो। वो आवाज इतनी तीखी थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा। ये क्या है? राहुल रोने लगा था। शांत रह राहुल, कोई जानवर होगा, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब कंपन था। उसे भी पता था कि कोई जानवर लोहे को इस तरह नहीं खुरच सकता। तभी वो खुरचने की आवाज बंद हो गई।
कुछ देर तक फिर से खामोशी रही। हम तीनों अपनी अपनी खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोहरे ने सब कुछ ढक रखा था। अचानक मेरी साइड की खिड़की पर शीशे के बिल्कुल पास एक चेहरा उभरा। वो इंसानी चेहरा नहीं था, वो एकदम सफेद बिना खून का चेहरा था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। उसका मुंह अजीब तरह से खुला हुआ था, जैसे वो चीख रहा हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो चेहरा शीशे से सटा हुआ मुझे घूर रहा था। मेरी चीख निकल गई। वो देखो! राहुल और विक्रम ने मेरी तरफ देखा, लेकिन तब तक वो चेहरा गायब हो चुका था। क्या था? क्या देखा तुमने? विक्रम ने मेरा कंधा झकझोरते हुए पूछा। मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैंने बस कांपते हुए हाथ से खिड़की की तरफ इशारा किया। वहां कोई था, उसका चेहरा। तभी गाड़ी के आगे वाले शीशे पर विंडशील्ड थक 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 की आवाज हुई। हमने सामने देखा। वहां बोनट के ऊपर कोहरे के बीच से छोटे छोटे हाथ के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा बोनट पर चल रहा हो और हमारी तरफ आ रहा हो। वो निशान कीचड़ या धूल के नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून में सने हाथ वहां रख दिए हों। वो निशान लाल रंग के थे और ताजे लग रहे थे। गाड़ी स्टार्ट कर विक्रम, कैसे भी करके गाड़ी स्टार्ट कर! राहुल पागलों की तरह चिल्लाने लगा। विक्रम ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन ने फिर से वही घुर्र घुर्र की आवाज की, लेकिन इस बार जैसे ही विक्रम ने एक्सीलरेटर दबाया, इंजन एक जोरदार झटके के साथ चालू हो गया। हेडलाइट्स जल उठी। जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, हमारा खून जम गया। गाड़ी के बिल्कुल सामने मुश्किल से 2 फीट की दूरी पर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी, जैसे टूटी हुई हो। वो हमारी तरफ पीठ करके खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ उल्टे हमारी तरफ मुड़े हुए थे। हटा यहां से, भगा गाड़ी! मैंने चीखते हुए कहा। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए गियर डाला और गाड़ी को पीछे रिवर्स लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने क्लच छोड़ा, गाड़ी आगे की तरफ झटके से बढ़ी। वो औरत वहां से हिली नहीं। गाड़ी उसके आर पार निकल गई, जैसे वो हवा की बनी हो। हे भगवान, हमने उसे उड़ा दिया! राहुल चिल्लाया। विक्रम ने गाड़ी नहीं रोकी। उसने एक्सीलरेटर पर पैर जमाए रखा और गाड़ी को उस उबड़ खाबड़ सड़क पर अंधाधुंध दौड़ाना शुरू कर दिया। हम उस जगह से दूर भागना चाहते थे, चाहे रास्ता कहीं भी जाए। गाड़ी पत्थरों से टकराती हुई, उछलती हुई भाग रही थी। हमें वापस हाईवे की तरफ जाना होगा, ये रास्ता शापित है, मैंने कहा। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। मुझे नहीं पता रास्ता किधर है, जीपीएस काम नहीं कर रहा है, विक्रम चिल्लाया। उसकी नजरें सड़क पर खड़ी थीं। हम करीब 10 मिनट तक पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाते रहे। तभी हमें लगा कि शायद हम उस जगह से काफी दूर आ गए हैं। कोहरा अब थोड़ा कम होने लगा था। मुझे लगता है हम बच गए, राहुल ने लंबी सांस लेते हुए कहा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हमने देखा सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था। जैसे ही हम उस बोर्ड के पास से गुजरे, हेडलाइट की रोशनी में उस पर लिखा हुआ पढ़ा जा सकता था। उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, मुक्तिधाम 0 किलोमीटर। और उसी बोर्ड के नीचे वही औरत खड़ी थी जिसे हमने अभी 10 मिनट पहले पीछे छोड़ा था। वही टूटी हुई गर्दन, वही बिखरे बाल, और इस बार वो हमारी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी जो हमारे रूह को कंपा देने के लिए काफी थी। विक्रम ने ब्रेक नहीं लगाया, बल्कि उसने एक्सीलरेटर को जमीन में गाड़ दिया। इंजन की चीख और टायरों की घरघराहट उस सन्नाटे को चीर रही थी। हम उस औरत के बगल से इतनी तेजी से निकले कि मुझे लगा हवा के दबाव से वो गिर जाएगी, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जैसे ही हमारी गाड़ी उसके पास से गुजरी, मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। वो औरत जो अभी हमारी तरफ देख रही थी, अब मिरर में नहीं दिख रही थी, लेकिन गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठा राहुल पागलों की तरह चीख रहा था। वो पीछे है, वो गाड़ी के पीछे लटक रही है, राहुल ने पीछे मुड़कर देखते हुए चिल्लाया। मैंने और विक्रम ने एक साथ पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। विक्रम ने सिर्फ सामने सड़क पर नजरें गड़ाई रखी।
उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से जमे थे कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। गाड़ी की रफ्तार 100 के पार हो चुकी थी। उस ऊबड़ खाबड़ और पथरीली सड़क पर इतनी तेज गाड़ी चलाना खुदकुशी करने जैसा था। लेकिन उस वक्त मौत से ज्यादा डर हमें उस चीज से लग रहा था जो हमारा पीछा कर रही थी। विक्रम, और तेज चला, वो हमारे ठीक पीछे है, राहुल रोते हुए चिल्ला रहा था। उसे पैनिक अटैक आ रहा था। वो अपना सिर दोनों हाथों से पकड़कर सीट पर दुबक गया। अचानक पीछे के शीशे पर धड़ाम से कोई भारी चीज टकराई। पूरा शीशा चटक गया और उसमें दरारें पड़ गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर मारा हो या शायद किसी ने अपना सिर दे मारा हो। हम तीनों की चीख निकल गई। क्या था वो? विक्रम चिल्लाया। उसकी आवाज अब फट रही थी। वो अंदर आने की कोशिश कर रही है। विक्रम, कुछ कर भाई, मैंने चिल्लाते हुए कहा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था वो पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। विक्रम ने गाड़ी को और भी ज्यादा रफ तरीके से चलाना शुरू कर दिया। गाड़ी हवा में उछल रही थी। सस्पेंशन टूटने की कगार पर थे। लेकिन वो खटखटाने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। पीछे के शीशे पर अब कुछ नहीं था सिवाय उन डरावनी दरारों के जो मकड़ी के जाल की तरह फैल गई थी। करीब 5 मिनट तक हम उसी रफ्तार में भागते रहे। धीरे धीरे हमारी सांसें काबू में आने लगी। ऐसा लग रहा था कि शायद हमने उसे पीछे छोड़ दिया है। आगे का रास्ता अब थोड़ा सीधा दिखाई दे रहा था और कोहरा भी कुछ कम हो गया था। लगता है वो गई, विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हालांकि उसकी नजरें अभी भी इधर उधर भटक रही थीं। गाड़ी मत रोकना, राहुल ने कांपती आवाज में कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी मत रोकना। नहीं रोक रहा, बस हम इस जंगल से बाहर निकल जाएं, विक्रम ने भरोसा दिलाया। हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। हमने उसे ऑफ किया हुआ था, लेकिन अचानक स्पीकर से अजीब सी खरखर की आवाज आने लगी। वो आवाज बहुत तेज थी, कानों में चुभने वाली स्टैटिक नॉइज। विक्रम ने रेडियो बंद करने के लिए बटन दबाया, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। उसने वॉल्यूम कम करने की कोशिश की, लेकिन वॉल्यूम अपने आप बढ़ता जा रहा था। उस शोर के बीच से एक आवाज उभर कर आई। वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। और फिर एक साफ आवाज सुनाई दी, एक बच्चे की आवाज जो गा रहा था, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। वो मासूम सी लोरी उस खौफनाक माहौल में इतनी डरावनी लग रही थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज गाड़ी के अंदर से ही आ रही थी, जैसे वो बच्चा पिछली सीट पर राहुल के बगल में बैठा हो। राहुल चीखा और गाड़ी के दरवाजे से चिपक गया। बंद कर इसे, विक्रम, बंद कर। विक्रम ने गुस्से में आकर डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। यह सिस्टम हैंग हो गया है शायद। तभी वो लोरी गाना बंद हुआ और एक भारी मर्दाना आवाज आई, तुम घर नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। और उसके बाद रेडियो से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। अलग अलग तरह की हंसी, बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की। पूरा केबिन उन आवाजों से भर गया। ऐसा लग रहा था हम भूतों से भरी बस में सफर कर रहे हैं। मैं तार निकाल रहा हूं, मैंने कहा और आगे झुककर डैशबोर्ड के नीचे हाथ डाला ताकि रेडियो का वायर खींच सकूं। मेरा हाथ कांप रहा था, लेकिन मुझे वो शोर बंद करना था। जैसे ही मेरा हाथ तारों तक पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि वहां कुछ गीला और चिपचिपा है। मैंने अपना हाथ बाहर निकाला और मोबाइल की रोशनी में देखा। मेरा पूरा हाथ खून से सना हुआ था, ताजा लाल खून। खून, मैं चिल्लाया। डैशबोर्ड के अंदर से खून टपक रहा है। विक्रम ने मेरी तरफ देखा और उसका ध्यान सड़क से हट गया। उसी पल गाड़ी के सामने फिर से वही बोर्ड आया। हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी, मुक्तिधाम 0 किलोमीटर। नहीं, ये नहीं हो सकता, विक्रम चिल्लाया। हम सीधे जा रहे थे, हम वापस वहीं कैसे आ गए? ये वही जगह थी, वही बोर्ड, वही पेड़, वही माहौल। हम गोल गोल घूम रहे थे। हम चाहे कितनी भी तेज गाड़ी चला लें, ये रास्ता हमें वापस वहीं ले आ रहा था। और इस बार उस बोर्ड के नीचे वो औरत अकेली नहीं थी। उसके साथ 2 और आकृतियां खड़ी थीं। वो दोनों लंबे थे, उनके शरीर काले धुएं जैसे लग रहे थे और उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वे तीनों सड़क के बीचों बीच खड़े होकर हमारा रास्ता रोके हुए थे। उड़ा दे इन्हें विक्रम, रुकना मत,
राहुल का मानसिक संतुलन अब जवाब दे रहा था। विक्रम ने दांत भींच ली और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। जय बजरंग बली, उसने चिल्लाते हुए कहा और गाड़ी सीधे उन साइयों की तरफ दौड़ा दी। लेकिन जैसे ही गाड़ी उन आकृतियों से टकराने वाली थी, स्टीयरिंग व्हील अपने आप बिना विक्रम के घुमाए पूरी ताकत से बाईं ओर घूम गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने स्टीयरिंग को अपने हाथ में ले लिया हो। विक्रम ने सीधा करने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जाम हो चुका था। गाड़ी सड़क से उतरकर जंगल की झाड़ियों में घुस गई। सामने एक विशाल बरगद का पेड़ था। पकड़ के रखना, विक्रम चिल्लाया। धड़ाम, गाड़ी पूरी रफ्तार में पेड़ से टकराई। जोरदार झटका लगा, एयरबैग्स खुल गए और सफेद पाउडर धुएं से गाड़ी भर गई। मेरे सिर में तेज दर्द हुआ। शायद मेरा सिर खिड़की से टकराया था। कुछ पलों के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कानों में सिर्फ एक तीखी सीटी बजने लगी। जब मुझे होश आया तो सब कुछ धुंधला था। गाड़ी का हॉर्न लगातार बज रहा था। शायद विक्रम का सिर स्टीयरिंग पर गिर गया था। बोनट से धुआं निकल रहा था और रेडिएटर फटने की आवाज आ रही थी। विक्रम, राहुल, मैंने कराहते हुए आवाज लगाई। मेरा शरीर पूरी तरह दुख रहा था। पीछे की सीट से राहुल के रोने की आवाज आई। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैंने अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो गई थी। मैंने जोर लगाया, घबराहट में उसे खींचा। आखिरकार क्लिक की आवाज के साथ बेल्ट खुली। मैंने विक्रम को हिलाया। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। वो बेहोश था। विक्रम, उठ भाई, हमें यहां से निकलना होगा। मैंने उसे झकझोरा। विक्रम ने धीरे से आंखें खोली। वो कंफ्यूज्ड लग रहा था। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है, हमें गाड़ी से बाहर निकलना होगा, गाड़ी में आग लग सकती है, मैंने कहा। हालांकि असली डर आग का नहीं, बल्कि उन चीजों का था जो बाहर हमारा इंतजार कर रही थी। मैंने अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन टक्कर की वजह से वो पिचक गया था और खुल नहीं रहा था। मैंने विक्रम की तरफ का दरवाजा देखा, वो भी जाम था। पीछे का दरवाजा शायद सही है, राहुल ने कहा। उसने पीछे का दायां दरवाजा धक्का देकर खोला। वो खुल गया। ठंडी हवा और जंगल की गंध अंदर आ गई। हम तीनों किसी तरह रेंगते हुए पीछे की सीट से उस एक दरवाजे से बाहर निकले। जैसे ही हम बाहर गीली जमीन पर गिरे, हॉर्न का बजना अपने आप बंद हो गया। सन्नाटा फिर से लौट आया। हम गाड़ी से दूर एक बड़ी चट्टान के पास जाकर गिर पड़े। हम तीनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। विक्रम अपना सिर पकड़े हुए था। राहुल का पैर शायद मुड़ गया था। वो लंगड़ा रहा था। अब क्या करें? राहुल ने फुसफुसाते हुए पूछा। गाड़ी खत्म हो गई, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने चारों तरफ देखा। हमारी गाड़ी पेड़ से टकराकर ऐसी जगह रुकी थी जहां से आगे का नजारा साफ दिख रहा था, और वो नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम जंगल में नहीं थे, या यूं कहें कि वो सिर्फ जंगल नहीं था। हमारे सामने कोहरे के बीच में सैकड़ों पुरानी कब्रें थीं, टूटे हुए पत्थर, धंसी हुई जमीन और पुराने क्रॉस। और उन कब्रों के बीच में एक खंडहर नुमा इमारत थी जो शायद कभी कोई चर्च या मंदिर रहा होगा। उसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लटक रहा था जिस पर वही शब्द लिखे थे जो हमने सड़क पर देखे थे, मुक्ति धाम। हम श्मशान के ठीक बीचों बीच आ गिरे थे। हे भगवान, हम कब्रिस्तान में हैं, विक्रम ने डर भरी आवाज में कहा। तभी उस खंडहर इमारत के अंदर से एक घंटी बजने की आवाज आई। टन टन टन। वो आवाज बहुत पुरानी और जंग लगी हुई घंटी की थी, और उसके साथ ही जमीन के नीचे से हमारे पैरों के आसपास से अजीब सी सरसराहट होने लगी। मैंने नीचे देखा। जमीन की मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। भागो, मैं चिल्लाया। कहां भागें? चारों तरफ सिर्फ कब्रें हैं, राहुल ने रोते हुए कहा। उस तरफ, वहां रोशनी दिख रही है। मैंने खंडहर के दूसरी तरफ इशारा किया। वहां बहुत दूर पेड़ों के बीच से एक हल्की सी लाल रोशनी आ रही थी। वो आग की रोशनी जैसी लग रही थी। शायद वहां कोई इंसान हो, या शायद कोई गार्ड। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हम तीनों लंगड़ाते हुए गिरते पड़ते उस रोशनी की तरफ भागे। हम कब्रों के ऊपर से कूद रहे थे, कांटों वाली झाड़ियों को चीरते हुए निकल रहे थे। मेरे कपड़े फट गए थे।
शरीर पर कई जगह खरोंचें थीं, लेकिन दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ बचने की धुन सवार थी। अचानक राहुल, जो सबसे पीछे था, जोर से चीखा, बचाओ, इसने मेरा पैर पकड़ लिया। हम रुके और पीछे मुड़े। टॉर्च की रोशनी में हमने जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। एक कब्र के अंदर से एक सड़ा गला हाथ बाहर निकला हुआ था और उसने राहुल का टखना, एंकल जकड़ रखा था। वो हाथ कंकाल जैसा था जिस पर मांस के लोथड़े लटक रहे थे। राहुल जमीन पर गिरा हुआ था और वो हाथ उसे धीरे धीरे जमीन के अंदर उस कब्र की तरफ खींच रहा था। अभिजीत, विक्रम, मुझे बचाओ। राहुल हाथ पांव मार रहा था, मिट्टी को खुरच रहा था, लेकिन उस हाथ की पकड़ लोहे जैसी थी। मैं और विक्रम उसकी तरफ दौड़े। विक्रम ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस कंकाल वाले हाथ पर दे मारा। कड़क की आवाज आई जैसे हड्डी टूटी हो, लेकिन हाथ ने पकड़ ढीली नहीं की। इसे खींचो, विक्रम चिल्लाया। मैंने राहुल के दोनों हाथ पकड़े और विक्रम ने उसकी कमर पकड़ी। हम दोनों ने पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी तरफ खींचा। उधर कब्र के अंदर से अब दूसरा हाथ भी बाहर आ गया था और वो भी राहुल के पैर को टटोल रहा था। जमीन के नीचे से गुर्राने की आवाज आ रही थी, भूख, बहुत भूख लगी है। जोर लगाओ, मैंने चिल्लाते हुए कहा। हमने एक आखिरी झटका दिया। राहुल की जीन्स का निचला हिस्सा फट गया और वो हमारी तरफ खींचा चला आया। वो सड़ा हुआ हाथ अब सिर्फ हवा में टटोल रहा था। भागो, रुकना मत। विक्रम ने राहुल को उठाया और उसे सहारा देकर दौड़ाने लगा। हम फिर से उस लाल रोशनी की तरफ भागे। पीछे से अब कई सारी कब्रों से मिट्टी हटने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कब्रिस्तान जाग गया हो। मुर्दे अपनी नींद से उठ चुके थे और उन्हें ताजा मांस चाहिए था। भागते भागते हम एक पुरानी दीवार के पास पहुंचे। दीवार के उस पार वो लाल रोशनी थी। दीवार करीब 6 फीट ऊंची थी और पत्थरों की बनी थी। मैं पहले चढ़ता हूं, फिर तुम्हें खींच लूंगा, विक्रम ने कहा। वो दर्द के बावजूद फुर्ती से दीवार पर चढ़ा और ऊपर बैठ गया। उसने हाथ नीचे किया। राहुल, हाथ दे। हमने पहले राहुल को ऊपर चढ़ाया, फिर विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर खींचा। हम तीनों दीवार के ऊपर थे। हमने दीवार के दूसरी तरफ नीचे देखा। वहां का नजारा देखकर हम सन्न रह गए। वो कोई गांव या इंसानी बस्ती नहीं थी। वो एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसके बीचों बीच एक विशाल अलाव, बॉनफायर जल रहा था और उस आग के चारों तरफ कम से कम 50 लोग घेरा बनाकर खड़े थे। नहीं, वो लोग नहीं थे। उन सब के कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर गहरे घाव थे और वे सब एक ही लय में झूम रहे थे। वे किसी तांत्रिक क्रिया या काले जादू का अनुष्ठान कर रहे थे और उस आग के ठीक सामने एक खंभा गड़ा हुआ था। उस खंभे से एक आदमी बंधा हुआ था। वो आदमी बेहोश था या मर चुका था, पता नहीं, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वो कपड़े, वो चेहरा, वो कोई और नहीं बल्कि खुद मैं था। वहां उस खंभे से बंधा हुआ इंसान में था, अभिजीत। मैं अपनी ही लाश को या अपने ही शरीर को वहां बंधा हुआ देख रहा था। मेरे बगल में खड़े विक्रम ने मेरी तरफ देखा, फिर नीचे बंधे हुए उस दूसरे मुझे देखा। उसकी आंखों में सवाल और खौफ दोनों थे। अभिजीत, अगर वो तुम हो तो मेरे साथ यहां कौन है? विक्रम की आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। मैंने अपने हाथों को देखा, वे अभी भी मिट्टी और खून से सने थे। मैंने अपने चेहरे को छूकर देखा। मैं असली था, मैं जिंदा था। तो वो नीचे कौन था? तभी नीचे खड़े उन 50 साइयों ने एक साथ ऊपर हमारी तरफ देखा। उनकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थी। उनमें से एक, जो शायद उनका मुखिया था, उसने अपनी उंगली उठाकर हमारी तरफ इशारा किया और एक भयानक हंसी हंसी। मेहमान आ गए, उसने भारी आवाज में कहा। और उसी पल जिस दीवार पर हम बैठे थे वो हिलने लगी, पत्थर खिसकने लगे। हम संतुलन नहीं बना पाए और चीखते हुए उस गड्ढे में उन शैतानों के बीच गिर पड़े। धूल और राख का एक गुब्बार उड़ा और हम बुरी तरह खांसने लगे। मेरे कंधे में एक तीखा दर्द उठा, शायद गिरने की वजह से हड्डी उतर गई थी। विक्रम और राहुल भी मेरे आसपास ही गिरे थे और दर्द से कराह रहे थे, लेकिन उस शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा डर हमारे सामने खड़ा था। जैसे ही धूल छटी, हमने देखा कि हम उस अलाव के बिल्कुल पास गिरे थे
और उन 50 शैतानी सायों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। नजदीक से देखने पर वो और भी ज्यादा भयानक लग रहे थे। उनकी त्वचा जली हुई थी, किसी की आंखें बाहर लटकी हुई थीं, तो किसी के पेट का हिस्सा गायब था। वो सब मरे हुए लोग थे। वो आत्माएं थीं जो शायद सदियों से इस मुक्ति धाम में भटक रही थीं और अब उन्हें अपनी मुक्ति के लिए हमारी बलि चाहिए थी। वो मुखिया जिसने हमें ऊपर से देखा था, धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक अजीब सा खंजर था जो शायद किसी जानवर की हड्डी से बना था। उसकी हंसी गूंज रही थी। स्वागत है, बहुत इंतजार किया हमने। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दो पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। मैं विक्रम और राहुल को उठाने की कोशिश करते हुए पीछे खिसका। मेरी नजर अभी भी उस खंभे से बंधे हुए उस दूसरे अभिजीत पर थी। नजदीक से देखने पर मुझे समझ आया कि वो मेरा शरीर नहीं था, बल्कि वो एक पुतला था जिसे मिट्टी और राख से बनाया गया था और उसे मेरे जैसे कपड़े पहनाए गए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस पुतले का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था और वो सांस ले रहा था। ये क्या है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उस मुखिया ने उस पुतले की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। ये तुम्हारा नया घर है। तुम्हारी आत्मा आज रात इस पुतले में कैद हो जाएगी और तुम्हारा शरीर हमारी भूख मिटाएगा। राहुल ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा। मुझे नहीं मरना, मुझे घर जाना है। अब कोई घर नहीं है, उस मुखिया ने कहा और अपना हाथ ऊपर उठाया। सारे प्रेत एक साथ चिल्लाने लगे और घेरा छोटा करने लगे। वे धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। विक्रम, जो अब तक दर्द से कराह रहा था, अचानक लंगड़ाते हुए खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन आ गया था। उसने पास में पड़ी एक जलती हुई लकड़ी उठाई। दूर हटो, अगर कोई पास आया तो मैं इसे जला दूंगा। विक्रम ने वो मशालनुमा लकड़ी उनकी तरफ घुमाई। जैसे ही आग उन साइयों के पास गई, वे पीछे हट गए। वे आग से डरते थे। उनकी जली हुई त्वचा शायद आग की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अभिजीत, राहुल, आग उठाओ, ये आग से डर रहे हैं, विक्रम चिल्लाया। मैंने तुरंत हिम्मत जुटाई और अलाव से एक मोटी जलती हुई लकड़ी खींच ली। राहुल ने भी डरते डरते एक जलता हुआ डंडा उठा लिया। अब हम तीनों के हाथ में आग थी। हम तीनों पीठ से पीठ सटाकर खड़े हो गए, एक तिकड़ी की तरह। इनको जाने नहीं देना, मुखिया गुस्से में चिल्लाया। आग बुझने का इंतजार करो, वो सही कह रहा था। लकड़ियां ज्यादा देर तक नहीं जलने वाली थीं। जैसे ही आग बुझेगी, वो हमें नोच खाएंगे। हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना था। वहां देखो, मैंने राहुल के कान में फुसफुसाया। अलाव के पीछे जहां वो पुतला बंधा है, वहां एक पुराना लोहे का गेट है। शायद वो बाहर जाने का रास्ता है। लेकिन वो पुतला वहां है और वो मुखिया भी वहीं खड़ा है, राहुल ने कहा। हमें रिस्क लेना होगा। यहीं मरने से अच्छा है लड़कर मरें, विक्रम ने कहा। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा। वो बचपन वाली दोस्ती, वो भरोसा आज हमारी आखिरी उम्मीद था। 3 गिनते ही दौड़ेंगे, मैंने कहा। 1, 2, 3। हम तीनों पागलों की तरह चीखते हुए उस मुखिया की तरफ दौड़े। वो शायद इस हमले के लिए तैयार नहीं था। विक्रम ने अपनी जलती हुई लकड़ी पूरी ताकत से उस मुखिया के चेहरे पर दे मारी। मुखिया एक अमानवीय चीख के साथ पीछे गिरा। उसका चेहरा आग से झुलस गया और उसमें से काला धुआं निकलने लगा। बाकी प्रेत ये देखकर घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। रास्ता साफ होते ही हम उस खंभे के पास पहुंचे जहां मेरा पुतला बंधा था। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उस पुतले ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने अजीब सी आवाज में कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम ही हूं। मुझे एक पल के लिए चक्कर आ गया। मुझे लगा जैसे मेरी जान उस पुतले में खींची जा रही है। मेरे कदम भारी हो गए। अभिजीत, रुक मत, इसे तोड़ दे, विक्रम चिल्लाया। मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और अपने हाथ में पकड़ी जलती हुई लकड़ी को उस पुतले के सीने में घोंप दिया। जैसे ही आग उस पुतले को लगी, वो एक जोरदार धमाके के साथ जल उठा। उसके अंदर से हजारों चीखें एक साथ निकली। पुतला जलकर खाक होने लगा और उसके साथ ही वो अजीब सा खिंचाव भी खत्म हो गया जो मुझे रोक रहा था। भागो, मैंने चिल्लाया। हम उस लोहे के गेट की तरफ लपके।
गेट पर जंग लगा था और वो भारी जंजीर से बंद था। धक्का मारो, राहुल चिल्लाया। हम तीनों ने अपने शरीर का पूरा भार उस गेट पर डाल दिया। पीछे से वो प्रेत अब संभल चुके थे और दोबारा हमारी तरफ आ रहे थे। मुखिया फिर से खड़ा हो चुका था और गुस्से से पागल हो रहा था। तोड़ दो इसे, विक्रम ने दहाड़ते हुए गेट पर अपना कंधा दे मारा। कड़ाक, पुरानी जंजीर टूट गई और गेट एक झटके के साथ बाहर की तरफ खुल गया। हम तीनों लुढ़कते हुए बाहर गिरे। बाहर जंगल था, लेकिन यहां कोहरा कम था और सबसे बड़ी बात, सामने आसमान में हल्का नीलापन दिखाई दे रहा था। सुबह होने वाली थी। सूरज निकल रहा है, बस थोड़ी देर और, मैं चिल्लाया। हम उस जंगल में बेतहाशा भागने लगे। हमारे पीछे से उन शैतानों की चीखें आ रही थी, लेकिन वे जंगल की सीमा से बाहर नहीं आ पा रहे थे। शायद उनकी शक्ति उस श्मशान तक ही सीमित थी, या शायद सुबह की पहली किरण ने उन्हें रोक दिया था। हम तब तक भागते रहे जब तक कि हमारे फेफड़े फटने को नहीं हो गए। कांटे हमारे पैरों में चुभ रहे थे। हम कई बार गिरे, लेकिन रुके नहीं। करीब आधे घंटे तक दौड़ने के बाद हमें एक आवाज सुनाई दी। वो दुनिया की सबसे सुरीली आवाज थी। एक ट्रक का हॉर्न। पॉम पॉम, सड़क, सड़क आ गई। राहुल खुशी से रो पड़ा। हम झाड़ियों को चीरते हुए बाहर निकले और सीधा एक पक्की तारकोल की सड़क पर आ गिरे। ये वो पुरानी टूटी सड़क नहीं थी, ये मेन हाईवे था। सामने से एक पीला ट्रक आ रहा था। हमने सड़क के बीचों बीच खड़े होकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। हम किसी पागलों की तरह कूद रहे थे। ट्रक वाले ने हमें देख लिया और जोर से ब्रेक लगाया। टायरों के घिसने की आवाज के साथ ट्रक हमसे कुछ ही इंच की दूरी पर रुका। ड्राइवर ने खिड़की से सिर बाहर निकाला। वो एक सरदार जी थे, बड़ी दाढ़ी और पगड़ी वाले। वो गुस्से में लग रहे थे। ओए, मरना है क्या? सड़क के बीच में क्यों खड़े हो? वो चिल्लाया। हम तीनों दौड़कर उसके पास गए। विक्रम ने ड्राइवर का हाथ पकड़ लिया। भैया, हमें बचा लो, पीछे पीछे भूत है, प्लीज हमें यहां से ले चलो। ड्राइवर ने हमारी हालत देखी। हमारे कपड़े फटे हुए थे, शरीर खून और मिट्टी से सना था और हमारे चेहरे डर से पीले पड़े थे। उसे समझ आ गया कि हम किसी मुसीबत में हैं। अरे, ये तो बहुत बुरे हाल में है, चढ़ो, जल्दी चढ़ो गाड़ी में। उसने दरवाजा खोला। हम तीनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए ट्रक के केबिन में घुस गए। जैसे ही हम अंदर बैठे और उसने दरवाजा बंद किया, हमें लगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। ट्रक के अंदर हनुमान चालीसा बज रही थी। उस आवाज को सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। विक्रम और राहुल एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ाया। फिक्र मत करो पुत्र, अब तुम सेफ हो, बाबा नानक की मेहर है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हमने उसे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि हमारी गाड़ी जंगल में खराब हो गई थी और हम रास्ता भटक गए थे। वो समझदार था, उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने हमें पानी की बोतल दी और कंबल ओढ़ाया। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था और सूरज की रोशनी तेज हो रही थी, मेरे अंदर का डर धीरे धीरे कम हो रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो जंगल अब बहुत पीछे छूट चुका था। वो काली रात खत्म हो चुकी थी। करीब 2 घंटे बाद ट्रक ड्राइवर ने हमें पुणे के बाहरी इलाके में एक ढाबे पर उतारा और हमारे घर वालों को फोन करने के लिए अपना मोबाइल दिया। जब मेरे पिताजी और विक्रम के भाई हमें लेने आए तो वो हमें पहचान भी नहीं पा रहे थे। हमें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मुझे और विक्रम को कई टांके आए थे और राहुल के पैर में प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि हम शॉक में हैं और हमें आराम की जरूरत है। पुलिस ने भी हमारा बयान लिया। हमने उन्हें सब सच बताया, लेकिन जैसा मुझे उम्मीद थी, किसी ने हमारी बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने इसे हमारा वहम माना और फाइल बंद कर दी। उन्होंने कहा कि शायद एक्सीडेंट के बाद हमारे सिर पर चोट लगने से हमें मतिभ्रम, हेल्यूसिनेशन हुआ था। हमारी गाड़ी पुलिस को कभी नहीं मिली। वो एसयूवी, वो जंगल, वो मुक्तिधाम, जैसे धरती ने निगल लिया हो। आज उस घटना को 1 साल हो गया है। हम तीनों अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, लेकिन वो रात हमें कभी नहीं भूलती। विक्रम ने अब एडवेंचर ट्रिप पर जाना छोड़ दिया है। राहुल अब अंधेरे में नहीं सोता और मैं अब लॉजिक और साइंस के साथ साथ उन चीजों पर भी यकीन करता हूं जो हमारी समझ से परे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम जिंदा हैं।
उस रात हमने मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन हमारी दोस्ती और हिम्मत ने हमें बचा लिया। हम अक्सर उस ढाबे पर जाते हैं और उस सरदार जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें लिफ्ट दी थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आप कभी पुणे के पास हाईवे पर ड्राइव कर रहे हों और आपको कोई शॉर्टकट या पुराना रास्ता दिखे, तो मेरी बात मानना, उसे मत लेना। लंबा रास्ता चुनें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं बल्कि सीधा नरक तक ले जाते हैं। और हर किसी की किस्मत हमारी तरह अच्छी नहीं होती।